आज हम बात करेंगे क्लास 6 के विज्ञान अर्थात साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक जो है आपके 6 क्लास का पहला साइंस का चैप्टर है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं भोजन के घटक के बारे में कि क्या होता है भोजन के घटक। तो देखिए पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी, मतलब इससे पहले के 5वीं क्लास की अगर बात की जाए तो हमने खाने पीने वाले कुछ पदार्थों की सूची बनाया था, जिसमें हमने क्या किया था कि भारत के अलग अलग भागों में जो खाने मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में लिट्टी चोखा मिलता है, महाराष्ट्र में पाव भाजी मिलता है, साउथ में मसाला डोसा मिलता है। तो अलग अलग राज्यों का खान पान अलग अलग होता है, ये तो सारे बच्चों को पता है। तो देखिए इन व्यंजनों के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है और उसे हमने जान लिया है। अब हम भोजन में चपाती चपाती हम रोटी को कहते हैं। दाल आपको पता है हम प्रतिदिन चावल के साथ तो खाते ही हैं। इसके अलावा बैंगन का भरता हो सकता है, चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है, भिंडी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थों के फोटो भी दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें देखिए प्लेट में यहाँ पे रोटी रखा हुआ है, सब्जी रखा हुआ है, दाल वगैरह सब रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ये तो हो गया शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं जो मांस मछली नहीं खाते हैं उनके लिए हो गया। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जो मांस मछली खाते हैं, उनके लिए मछली हो गया, अंडा हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे फूड्स आते हैं जो लोग नॉनवेज के तौर पे लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी। दाल, मांस, कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। दाल हो जाए, मांस हो जाए, या इसके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां होती है जो हम प्रतिदिन अपने भोजन में लेते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? दही भी हो सकता है, मट्ठा भी हो सकता है। मट्ठा को हम लोग छाछ के नाम से भी जानते हैं, और गांव के एरिया में, देहात के एरिया में इसे मट्ठा कहते हैं। आप लोग अगर शायद बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कि मट्ठा किसे कहते हैं। मट्ठा वो दही को ना तोड़ के पतला जो बनाया जाता है ना, उसे मट्ठा कहते हैं। छाछ भी कहते हैं, कई जगह पर लस्सी भी कहा जाता है। तो ये मट्ठा होता है। अचार तो आप सभी को पता होगा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है अचार का। मतलब आम का अचार हो जाए, गाजर का अचार हो जाए, कटहल का हो जाए, लहसुन का हो जाए, मिर्च का हो जाए, अचार तो कई सारे चीजों से बनती है ना। तो ये अचार भी शामिल है। इस तरह से आहार, आहार का मतलब वो चीज होता है जिसको हम भोजन के रूप में लेते हैं। उसके कुछ उदाहरण बताए गए हैं और सारणी 1.1 में दिया भी गया है। देखिए सारणी 1.1 जो है ये हमारा सारणी 1.1 है, जिसमें उन सारे आहार के बारे में दिया गया है। तो हम इन आहार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर के टॉपिक को निपटा लेते हैं। अब कह रहा है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। सही बात है, अगर हम चावल दाल सब्जी खा रहे हैं तो वहां पे हमें जरूरी नहीं है कि अचार भी मिल जाए, पापड़ भी मिल जाए, चिकन भी मिल जाए, मटन भी मिल जाए। ऐसा तो नहीं होता है ना। हम लोगों का भोजन करने का जो तरीका होता है, या तो हम सिंपल चावल दाल सब्जी कर लेते हैं, या फिर नॉनवेज अगर खाना हो तो चावल चिकन मटन मछली चावल के साथ खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चावल दाल सब्जी चिकन मटन सारी चीजों को एक साथ खाते, ऐसा नहीं करते हैं। तो वही कहा गया है, यदि हम यात्रा में हो, यात्रा कहने का मतलब है यदि हम कहीं आ रहे हो या जा रहे हो ट्रेन से, बस से, कार से, तो क्या होता है कि जो चीजें हमें रास्ते में मिलती है हम वही खा लेते हैं। अब मान लो मैं अभी दिल्ली में रहता हूं और मुझे अब बिहार जाना है, तो बिहार अब ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हाँ, 1 घंटे में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन फ्लाइट के माध्यम से। अगर हम ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, या बस के माध्यम से जाते हैं, या कार के माध्यम से जाते हैं, और हम ट्रेन में बैठे हुए हैं अपने सीट पे और कहेंगे कि नहीं भैया हमें तो अब चिकन चावल ही चाहिए, तो हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो जो चीज हमें ट्रेन में अवेलेबल होगा वही चीज हम खा पाएंगे। यदि हम अपने गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर जो चीज हमें मिल जाएगा, मान लो पराठा सब्जी मिल गया, तो हम वही खा के अपना काम चला लेंगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह हर चीज अवेलेबल हो ही। हमसे मतलब यह संभव नहीं हो पाता कि हर तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। अब सारे व्यंजनों को घर पे बनाना भी पॉसिबल है क्या? बहुत सारा मेहनत लगता है बनाने में। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण को कोई आधार होना चाहिए। अब हम इसमें कुछ और बातें करेंगे। अब देखिए पहला जो टॉपिक हमारा कह रहा है आपके बुक के हिसाब से, वो कह रहा है
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से क्या होता है, अगर आप अलग अलग तरह के चीजों को खाने में लेते हैं, भोजन करते हैं, रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, फल फ्रूट्स भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तो ये तो अलग अलग तरह का भोजन हो गया ना, अलग अलग तरह का खाद्य पदार्थ हो गया। तो ये अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों से आपके शरीर में क्या प्राप्त होता है, क्या फायदा होता है, नुकसान होता है, अच्छा होता है या नहीं, या फिर बुरा होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाया गया है, टेबल में क्षेत्र का नाम दिया गया है, इसके अलावा अन्न का नाम दिया गया है, दूसरा में दाल और मांस के व्यंजन और सब्जियां और अन्य व्यंजन दिया गया है। पंजाब की अगर बात कर लें, आप सभी को पता है ना पंजाब कहाँ है। पंजाब हमारे भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और यह मतलब कि दिल्ली के पास है, और पंजाब जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी लगता है, और बहुत ही अच्छी खेती होती है यहाँ पे, इसलिए ये मशहूर है। तो वहां के अगर व्यंजन की बात करें, क्या ऐसा चीज है पंजाब में जो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? जैसे मैं बिहार से हूं, तो मुझे पता है मेरे बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है। कोई बच्चा महाराष्ट्र का होगा तो उसे पता है कि वहां का पाव भाजी फेमस है। कोई बच्चा गुजरात का होगा तो उसे पता है कि वहां का ढोकला फेमस है। कोई बच्चा अगर तमिलनाडु से है तो उसे पता है कि वहां का मसाला डोसा फेमस है ना? तो ये सारी चीजें यहाँ पे फेमस होती है। तो अगर हम पंजाब की बात कर ले, तो पंजाब के जो लोग होते हैं ना, वो मक्के की रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं। मक्के की रोटी द सरसों का साग वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा वो राजमा खाना पसंद करते हैं। अब देखो, सरसों का नाम लिया और सरसों का साग का नाम भी आ गया। वो मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग खाना पसंद करते हैं, और लस्सी, भाई साहब दही से तो लस्सी बनता है ना, तो लस्सी खूब पीते हैं, घी खूब खाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो पंजाब के लोग बहुत खाते हैं। दूसरे राज्य की अगर हम बात कर ले, तो दूसरे राज्य में आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश भी हमारे भारत का एक खूबसूरत राज्य है, और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा चावल खाना पसंद करते हैं, राइस खाना पसंद करते हैं, और हम अपने भाषा में इसे भात कहते हैं। भात, चावल, राइस सब वही है। तो कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? आंध्र प्रदेश के लोग। और ये और क्या खाना पसंद करते हैं? अरहर की दाल और रसम खाना पसंद करते हैं। रसम भी एक बहुत ही लिक्विड टाइप का होता है, दाल टाइप का होता है, जो लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। और अरहर की दाल को ना हम राहड़ की दाल भी कहते हैं, तो राहड़ के दाल को भी खाते हैं। कुंदरू, कुंदरू आप लोगों ने देखा होगा, हमारे आसपास भी मिलता है, जिसका फ्राई बनता है, जिसे हम भुजिया भी कहते हैं और सब्जी भी कहते हैं। कुंदरू का भी भुजिया वहां के लोग खाना पसंद करते हैं। और यहाँ के लोगों को भी मट्ठा, घी और अचार खाना पसंद है। देखिए, अचार खाना मुझे भी पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अचार खाना। अभी भी मेरे मुंह से पानी आ रहा है अचार के नाम से। जो भी भोजन करते हैं, वो भोजन से जो हमें प्राप्त होता है, जो घटक हमें प्राप्त होता है, उसे हम पोषक के नाम से जानते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक के रूप में, ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ये हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। पानी पीना भी तो जरूरी है ना। अगर हम सिर्फ खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, पानी ना पिए, तो हमारा शरीर तो खराब हो जाएगा। हो सकता है बिना पानी पिए हुए इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो जल भी हमारे शरीर के प्रमुख पोषक तत्वों में आता है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। मतलब किस किस की? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की और खनिज लवण की। ये सारे चीजों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। अब पूछ रहा है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होता है। हम तो खाने में बहुत तरह के खाद्य पदार्थों को लेते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं। तो अब हमें पता करना है कि किस तरह के भोजन करने से, कौन सा खाना खाने से हमारे शरीर को कौन सा शक्ति प्राप्त होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। यदि आपको पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट मौजूद है या नहीं, प्रोटीन मौजूद है या नहीं, वसा मौजूद है नहीं, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के विलयन की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक प्रकार का केमिकल है, रसायन है। अगर स्कूल में लैब में ले जाया जाएगा तो वहां पे आप देखोगे, वहां पे परख नलियां होती है। परख नलियों में हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब हमें यदि इन परीक्षणों को करना है तो हम किन चीजों पे करेंगे? तो इन्हें हम करेंगे भोजन के पदार्थों पे, जिनको हम खाते हैं, जिनसे हम अपने शरीर के ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, उन पे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि किस पदार्थ के परीक्षण को करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि यदि आप इन तरह के परीक्षणों को करते हैं तो आपको सावधानी से करने की आवश्यकता है। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करें। यदि आपको स्कूल के साइंस लैब में ले जाया जाता है और आपको किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, आपको हमेशा चश्मा लगा के, हाथ में ग्लव्स लगा के रखना है और किसी भी प्रकार के रसायन को जीभ पे डाल के नहीं देखना है, अर्थात चख के नहीं देखना है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है और इससे हमारी जान भी जा सकती है। तो अब हम देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आइए हम खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, पानी, ये सभी हमारे शरीर के लिए जरूरी है ना। तो पहला जो हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मंड और दूसरा होता है शर्करा। अब हम बात करते हैं मंड के लिए परीक्षण। मंड को कैसे देखेंगे कि वो उपस्थित है कि नहीं? अब मंड होता क्या है, तो मैंने अभी अभी बताया है कि मंड भी जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हमें क्या पता करना है? हमें तो यही पता करना है ना कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? दो प्रकार के, पहला मंड और दूसरा शर्करा। अब मंड के परीक्षण के लिए आपको खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेना है। अल्प मात्रा मतलब होता है छोटा, कोई भी चीज ले लो, रोटी चावल आटा सब्जी कुछ भी ले लो, थोड़ा सा। इसमें तंतु आयोडीन विलयन की 3 से 4 बूंदे या 2 से 3 बूंद आपको डालना है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। जैसे ही आप उसमें ये 2-3 बूंद जो है ना वो आयोडीन तंतु विलयन डालेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसमें परिवर्तन होने लगा, इसमें चेंजिंग होने लगा है। क्या यह नीला या काला हो गया है? अब आपको देख के बताना है कि वो जो आपने विलयन डाला है, तनु आयोडीन विलयन, क्या उसके डालने से वो जो खाद्य पदार्थ आपने लिया था उसका रंग बदल गया है? ठीक है, अगर बदल गया है तो वो किस रंग का हो गया है? वो नीला हो गया है या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग जो है, अगर वह खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है तो वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब है कि उस भोजन में मंड अर्थात कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बच्चे हैं, स्कूल ड्रेस में है, मतलब ये स्कूल के लैब में है। इन्होंने क्या किया, शायद यह रोटी का टुकड़ा है, ध्यान से देखिएगा, यह रोटी का टुकड़ा है, इन्होंने प्लेट में लिया और ये क्या है, तनु आयोडीन है, जिसकी 3 से 4 बूंदे उन्होंने उस पे डाला और इसका रंग काला हो रहा है। इसका मतलब है कि इस खाने की चीज में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। सबसे पहले हमने मंड का परीक्षण किया था, मंड की मौजूदगी को देखा था। अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे, क्योंकि खाद्य पदार्थों में तो मैंने आपको बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, जल है, ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर लिया। अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए, इसमें भी हमें भोजन का थोड़ा सा मात्रा ले लेना है। इसके बाद जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, जिस खाद्य पदार्थ में हमें यह देखना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं,
यदि वह ठोस है मतलब हार्ड है तो उसका पहले पेस्ट बना लेना है। अगर वो हार्ड है तो उसका पेस्ट बना लेना है या चूर्ण बना लेना है मतलब पाउडर बना लेना है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देना है। परख नली आपको पता है, साइंस लैब में आपको देखने को मिलेगा कि परख नली क्या होता है, या फिर आपको वीडियो के स्क्रीन पे मैं इसमें जब मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा तो उस समय सेट कर दूंगा कि परख नली क्या होता है। आपको वीडियो बनने के बाद परख नली दिख जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें 10 बूंद को आपको क्या डालना है, जल मतलब पानी डाल देना है और उसे अच्छी तरह हिलाना है। अब हिलाने के बाद आप देखोगे कि ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन भी डालना है, 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन भी डालना है। अच्छी तरह से मिलाकर और परख नली को साइड में रख देना है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस बात को एब्जॉर्ब करना है। अब आप देखोगे कि जो रंग था ना वो बैगनी रंग का हो गया है। कलर जो है, अभी जो हमने मंड का परीक्षण किया था उसमें नीला और काला हो गया था, इसमें कौन सा रंग हो गया, बैगनी रंग हो गया। बैगनी रंग जो है वो खाद्य पदार्थ में मतलब भोजन जो हम करते हैं उसमें प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वह बताता है कि इसमें प्रोटीन है। अगर रंग चेंज होके वो बैगनी रंग का हो जाता है तो वो पता चलता है कि इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। हमने 2 परीक्षण कर लिया है, अब हम तीसरा परीक्षण करेंगे, वसा। वसा को इंग्लिश में फैट भी कहते हैं, आप लोग चर्बी भी कह सकते हो उसे। तो देखिए वसा के लिए परीक्षण करेंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा मौजूद है या नहीं है। तो खाद्य पदार्थ की फिर से क्या लेना है, अल्प मात्रा लेना है। थोड़ा सा खाद्य पदार्थ लेना है और एक कागज के टुकड़े में उसको लपेटकर खूब कूटना है, खूब कूटना है। और ध्यान रखना है कि कागज फटना नहीं चाहिए। जब हम उस खाद्य पदार्थ को कागज में रख के कूटेंगे तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि कागज फटना नहीं चाहिए। अब कागज को सीधा करना है और ध्यान पूर्वक देखना है क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। जब हम उस खाद्य पदार्थ को पकड़ के कूच रहे थे तो देखना है कि क्या उससे तेल भी निकला था। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको कि आप एक बादाम ले लीजिए या मूंगफली ले लीजिए। यदि आप मूंगफली के दाने को कागज के अंदर रख के कूटोगे तो उससे कागज थोड़ा थोड़ा तो तेल तेल जैसा हो जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर का तेल उस कागज में लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि इसमें मौजूद है क्या, वसा। ये वसा जो है इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि कागज पर तेल का धब्बा जो है वो किसी भी पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़ना है और कुछ समय के बाद के लिए कागज को सुखा देना है ताकि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो वो वहां पे सूख जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे। इससे यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में जो हमने लिया था उसमें वसा उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा दूंगा जिसमें आपको बताया गया है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस प्रकार के भोजन करने से हमें प्राप्त होता है, तो देखिए बाजरा खाने से, चावल खाने से, गेहूं खाने से, शकरकंदी खाने से, आलू खाने से, गन्ना खाने से, पपीता खाने से, तरबूज खाने से, आम खाने से और मक्का खाने से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। याद रखिएगा ये जितनी भी सारी चीजें हैं इन सभी के खाने से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आप सारे बच्चे जो क्लास 6 के हैं उन्हें यहाँ पे कमेंट करके भी बताना है, और इसके अलावा भी जो बच्चे देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ये आपके लिए प्रश्न रहेगा जो आपको कमेंट में जवाब देना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है विभिन्न पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अलग अलग तरह के जो हम खान पान करते हैं अपने शरीर में तो वो हमारे शरीर के लिए करते क्या हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आप दिन भर जो खेलते हैं, जो दौड़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं या किसी भी प्रकार के काम करते हैं, क्यों कर पाते हैं पता है, क्योंकि आप भोजन करते हैं। आप 2-4 दिन खाना खाना छोड़ दीजिए, देखिए आप कमजोर हो जाइएगा, आप बेड पे चले जाइएगा, आपको उठा ही नहीं जाएगा, आपसे कोई काम ही नहीं होगा। आप अगर भोजन नहीं करोगे तो किसी भी प्रकार के काम को कर सकते हो, नहीं होगा ना, कमजोरी हो जाएगा।
आपको लगेगा कि अरे यार थका थका सा महसूस हो रहा है, अरे यार उठा नहीं जा रहा है, अरे मम्मी को बोलेगी बेटा ये कर ले, गिलास पानी दे, अरे मम्मी नहीं होगा हमसे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, आपके शरीर में पावर ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। तो शक्ति लेने के लिए आपको क्या करना होगा? कार्बोहाइड्रेट को उपयोग में लाना होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलता है, वसा के बारे में भी हमने अभी पढ़ा है ना कि फैट जो होता है उससे भी हमें शक्ति मिलता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए वसा जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट मैंने भी आपको बताया था कि किस किस खाद्य पदार्थों से मिलता है। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनके उपयोग से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और वसा से भी हमें शक्ति प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ खाद्य पदार्थों के नाम है जिनसे हमें शक्ति प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रोटीन के कुछ स्रोत के बारे में बताया गया है। ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, जैसे चना है, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, इसके अलावा मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, इन सब से क्या मिलता है? इन सब से मिलता है प्रोटीन। याद रखिएगा, यदि आप इन तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। और हमने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, खनिज भी जरूरी है, वसा भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। तो अब हम प्रोटीन के बारे में तो जान गए हैं, अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। ऐसा ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है, कौन कौन सी ऐसे भोजन की चीजें हैं जिनका अगर हम भोजन के रूप में सेवन करते हैं तो हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी। विटामिन ए बहुत जरूरी है, हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है, शरीर के ग्रोथ के लिए जरूरी है, हमारे शरीर के त्वचा के लिए जरूरी है। विटामिन ए की कमी होगी तो आपका बाल जल्दी पकेगा, विटामिन ए की कमी होगी आपकी आंखों की रोशनी जल्दी कम होगी, विटामिन ए की कमी होगी आपका शरीर सिकुड़ने लगेगा, जवानी में आप बूढ़े बूढ़े दिखने लगोगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आपको विटामिन ए भी खाना है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? आम में, दूध में, मछली में, पपीता में, गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो आपको याद रखना है विटामिन ए के स्रोत के रूप में दूध, मछली, पपीता, गाजर इत्यादि आते हैं। अब दूसरी तरफ हम विटामिन बी की बात कर लेते हैं। विटामिन बी भी जरूरी है। तो विटामिन बी किस चीज में है? गेहूं में है, चावल में है, यकृत में है। तो ये सारे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग यदि हम करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं होगी। अब विटामिन सी की बात कर ले तो जितनी भी खट्टी खट्टी चीजें हैं ना, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि टमाटर ले लो, स्वाद में तो थोड़ा खट्टा लगता है खाने में। इसके बाद संतरा ले लो, ये तो मजेदार खट्टा लगता है खाने में। अमरूद में होता है, मिर्च में भी होता है विटामिन सी, नींबू में होता है, आंवला में होता है। यदि आप इन तमाम चीजों का उपयोग अपने भोजन में करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि प्रोटीन किन किन चीजों से हमें प्राप्त होता है, विटामिन ए किन किन चीजों से प्राप्त होता है, विटामिन बी किन किन चीजों से प्राप्त होता है, विटामिन सी किन किन चीजों से प्राप्त होता है, वसा किस चीज से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोटीन जो है, यदि प्रोटीन आपके शरीर में कमी नहीं रहे या फिर अगर कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होता है। मतलब यदि आपके शरीर में प्रोटीन सही मात्रा में है तो आपका शरीर सही तरीके से विकास करेगा। नहीं तो लोग नाटे नाटे हो जाते हैं, छोटे साइज के रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है। इसके अलावा शरीर वर्धक भोजन भी इसको कहते हैं। किसे? प्रोटीन को। ये शरीर को हिष्ट पुष्ट रखता है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं ना, उनके बारे में आपने सुना होगा, वो प्रोटीन पीते हैं, प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन क्यों लेते हैं? उनका शरीर जो है वो हट्टा कट्ठा रहे। विटामिन जो है वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन अगर हम सही मात्रा में लेते हैं तो आंख, अस्थियों, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में ये सहायता प्रदान करता है। दांत के ऊपर जो ये मांस वगैरह होता है ना, इसी को हम मसूड़ा कहते हैं। विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बहुत ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई,
और विटामिन के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। विटामिनों के एक समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। कोई भी विटामिन अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगा ना, तो किसी न किसी प्रकार का बीमारी हो जाएगा। तो आपको स्वस्थ रहना है या बीमार पड़ना है, सभी को स्वस्थ रहना है, तो आपको ये सारे खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा। विटामिन ए जो है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी त्वचा को, हमारे स्किन को, आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारी अस्थियों, अस्थियों के बारे में मैंने अभी आपको बताया था ना, हड्डी होता है, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के विटामिन में भरपूर भोजन आपको 1.6 वाले चित्र में और 1.9 वाले चित्र में दिखाया गया है। देखिए 1.6 वाला चित्र मैंने अभी आपको बताया था कि विटामिन ए किस में होता है, विटामिन बी किस में होता है, विटामिन सी किस में होता है, विटामिन डी किस में होता है, इसके अलावा प्रोटीन किस में होता है। तो ये नॉनवेज है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अगर ये सब चीजें खाएं, जैसे कि मीट है, मछली है, पनीर है, अंडे हैं, दूध है, तो इसमें उनको भरपूर मात्रा में विटामिन मिलेगा। लेकिन सारे लोग तो नॉनवेज खाते नहीं है, कुछ लोग तो शाकाहारी होते हैं। तो उनको क्या खाना चाहिए? उनको चना खाना चाहिए, मटर खाना चाहिए, सोयाबीन में सबसे ज्यादा विटामिन होता है, राजमा में सबसे ज्यादा विटामिन होता है, दाल में, इन सभी चीजों में भी भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है आयोडीन के स्रोत। किन किन चीजों में आयोडीन पाया जाता है? देखिए, मछली में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, अदरक में पाया जाता है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा गया है हमारे शरीर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से भी विटामिन डी मिलता है। यदि हम धूप में रहते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश में तो कोई नहीं रह सकता है, आपको पता है। अभी हम आपको बोलेंगे इतनी गर्मी में, अभी जून जुलाई मई के महीने में, कि जाके धूप में खड़े हो जाओ आधे घंटे, तो आपको तो चक्कर ही आ जाएगा, आप तो बेहोश ही हो जाओगे। लेकिन ठंड के मौसम में तो आप धूप में बैठते हो ना, धूप में रहते हो ना, धूप में खेलते हो ना, तो ऐसे में अगर आप धूप की उपस्थिति में रहते हो तो आपको विटामिन डी उससे भी प्राप्त हो जाएगा, इसकी कमी नहीं होती है। जिन लोगों को धूप में नहीं रहने की आदत है, धूप में नहीं रहते हैं ना, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। लेकिन अगर वो मछली खाते हैं, अदरक खाते हैं, पालक खाते हैं, तो उनके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ हमारे शरीर में फास्फोरस का भी होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो फास्फोरस किसमें मिलेगा? केला खाइए, भरपूर मात्रा में फास्फोरस है, मिर्च खाइए, भरपूर मात्रा में फास्फोरस है, दूध पीजिए। आप जब 6 क्लास की बात कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9 के बच्चों को तो प्रतिदिन 1 ग्लास रात में दूध गाय का पीना ही चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा गेहूं वगैरह है, सबसे अच्छा है कि केला दूध खाइए, आपको इसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में प्राप्त हो। हमारे शरीर में लोहे की भी कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन की भी कमी से हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो आयरन के लिए आपको पालक, सेब, अंजीर, यकृत, ये सारी चीजें अगर खाते हैं तो आपके शरीर में लोहे की कमी नहीं होगी। कैल्शियम की शक्ति को पूरा करने के लिए आप दूध और अंडे का सेवन कीजिए। इसके माध्यम से आप अपने शरीर के महत्वपूर्ण सारे लवणों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा मात्रा में होता है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। जितनी भी खनिज लवण का नाम मैंने अभी लिया है, आयरन हो जाए, कैल्शियम हो जाए, फास्फोरस हो जाए, इन सभी चीजों की जरूरत है। इन सभी चीजों का हमारे शरीर के अंदर होना इंपॉर्टेंट है। सभी खाद्य पदार्थों के अलावा हमें अपने शरीर के लिए आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। पानी पीना काफी महत्वपूर्ण है। और जो ये आहारी रेशे होते हैं ना, इसे हम रुक्षांश के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आहारी रेशे को हम रुक्षांश के नाम से जानते हैं। हमारे खाने में अगर रुक्षांश की पूर्ति करनी है तो ये पादप पदार्थों से होती है, मतलब कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, ये सब हम इसका सेवन करके और रुक्षांश को पूरा कर सकते हैं। रुक्षांश जो है वो क्या करता है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर में सहायता करता है।
भोजन करते हैं प्रतिदिन, तो जो खाना नहीं पच पाता है या जो पचता है उसको हम क्या करते हैं, सुबह सुबह निष्कासित करते हैं ना, मतलब पॉटी करते हैं। तो जो खाना हम खाते हैं वो शरीर में यदि नहीं पच रहा है तो यही रुक्षांश जो है वो शरीर से बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। अब हम बात करेंगे संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं ना उसे हम आहार कहते हैं। जो भी चीजें हम प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने ही चाहिए जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो या फिर जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। यदि कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ चावल 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 खाना शुरू कर दिए तो शरीर मोटा हो जाएगा, फैट जमा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जमा हो जाएगा। या फिर हम चावल खाना ही छोड़ दिए, सिर्फ रोटी 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 खा रहे हैं तो उससे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। मतलब ना तो बहुत ज्यादा खाना है और ना बहुत ही कम खाना है, उसे संतुलित करके खाना है। इसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। अब आपको शायद पता होगा कि हम लोग तो कच्चा खाना खाते नहीं है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो पका के खाते हैं ताकि भोजन का स्वाद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए, इसे पचाने में भी आसानी होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम भोजन को जो पका के खाते हैं तो इसमें कुछ तत्वों की हानि भी होती है, कुछ तत्व जो है उसमें खत्म हो जाता है। जैसे कि यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मैं चावल पका रहा हूं और चावल को मैंने, कई लोग भगोने में पकाते हैं और उसे उसके बाद उसके पानी को निकाल के खाते हैं, पानी को हटा देते हैं। और कई लोग जो है वो प्रेशर कुकर में बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर में तो पानी को निकालने की जरूरत होती नहीं है। तो इसका मतलब है चावल के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो उसके अंदर ही रह गए। लेकिन अगर हम पानी में उसको उबाल के और उसके पानी को फेंक देते हैं तो उसमें मौजूद जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो पानी के साथ तो निकल जाते हैं ना। पकाने में क्या होता है, विटामिन सी को आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी जो है वो खत्म हो जाता है। यह उचित नहीं होगा। अगर हम विटामिन सी को अपन सब्जी में या खाद्य पदार्थ में अगर नहीं ले पाएंगे तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। अब हम बात करेंगे अभावजन्य रोग के बारे में कि अभावजन्य रोग क्या होता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। खाना तो वो प्रतिदिन खा रहा है लेकिन उसके भोजन में किसी न किसी चीज की कमी है, जैसे विटामिन की कमी हो गया, खनिज की कमी हो गया, आयरन की कमी हो गया, कैल्शियम की कमी हो गया। अगर यह लंबी अवधि तक चलती रहती है तो उसके अभाव में उसे रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है, जिसे हम अभावजन्य रोग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, प्रोटीन नहीं खा रहा है, प्रोटीन ही नहीं खा रहा है वो, तो उसे कुछ रोग हो सकता है, बीमारी हो सकता है। जैसे उसका लंबाई बढ़ना ही रुक जाएगा, वो बौना ही रह जाएगा, भुट्टा रह जाएगा, चेहरे पर सूजन आने लगेगा, बालों के रंग उड़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पे बीमारियां हो सकती है यदि वो प्रोटीन नहीं ले रहा है तो। त्वचा की बीमारियां हो जाएगी, पेचिश आदि हो जाएगा। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, मतलब वो तो ना तो प्रोटीन खा रहा है और ना कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, वो विकास ही नहीं करेगा, वो बिल्कुल बौना रह जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब देखिए सारणी 1.3 में सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि विटामिन ए अगर कमी हो आपके भोजन में तो क्षीणता और दृष्टिहीनता हो जाती है, आपके आंखों की रोशनी कम हो जाती है। लक्षण क्या है, कमजोर दृष्टि, आपको दिखाइए नहीं देगा, रात में आप चलिएगा गिर जाइएगा धड़ाम से सड़के पे, आपको कुछ सुझबे नहीं करेगा, कभी कभी पूरी तरह से भी दिखाई देना बंद हो जाएगा, बिल्कुल अंधे हो जाइएगा, कुछ दिखाई ही नहीं देगा अगर आप विटामिन ए नहीं खाते हैं। और विटामिन, अब आपसे एक प्रश्न
पूछा जा रहा है कि विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में होता है, वो आप कमेंट में बताएंगे। कमेंट में आपको बताना है कि विटामिन ए हमें किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को करने से या किस प्रकार के फल को खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। दूसरा पॉइंट है विटामिन बी1, इससे बेरी-बेरी नामक रोग होता है। याद रखिएगा, विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नाम का रोग होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेरी-बेरी क्या होता है? तो देखिए, बेरी-बेरी में क्या होता है, दुर्बल पेशियां, हड्डियां कमजोर हो जाएगी और काम करने में ऊर्जा की कमी, कोई भी काम नहीं होगा, हमेशा मन होगा सोए रहे, हाँ करते रहिएगा, कोई काम ही नहीं होगा। अगर वही विटामिन सी की बात कर ले तो स्कर्वी हो जाएगा। अगर विटामिन सी नहीं खाते हैं ना तो स्कर्वी नामक बीमारी हो जाएगा। अब स्कर्वी क्या है, तो मसूड़ों से खून निकलना, दांत से खून निकलना शुरू हो जाएगा। कोई भी अगर घाव वगैरह है तो वो जल्दी ठीक ही नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा घाव को ठीक होने में। तो ये कौन सी बीमारी है, स्कर्वी। किस कारण से होता है, विटामिन सी के कारण से। अब है विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ये जो हड्डियां आपकी होती है तो हड्डियां तो मजबूत होती है, लेकिन अगर आपको एक बार रिकेट्स हो गया तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, गिरोगे हड्डियां टूट जाएगा, उठ नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, कोई हाथ पकड़ेगा तो उंगलियां टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। रिकेट्स नामक बीमारी में ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम की कमी। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाएगी, उसका दांत टूटने लगेगा, कम उम्र में ही पूरा बुड्ढा की तरह पाँव 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 करना शुरू हो जाएगा, दांतें नहीं रहेगा, कुछ चबा ही नहीं पाएगा। कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। दंत का मतलब होता है दांत और क्षय का मतलब होता है खराब होना। अब हम बात करेंगे आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। घेघा रोग हो जाता है, गर्दन जो है ना वो फूल के इतना बड़ा निकल जाएगा, और बच्चों के अंदर मानसिक विकलांगता हो जाता है। वो बेवकूफ जैसे वे करना शुरू कर देंगे, कुछ पूछोगे जवाबे नहीं देंगे, कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा, बताह नहीं कहते हैं, बताह बन जाता है। अब बात करेंगे लोहे की कमी से, तो इससे अरक्तता हो जाता है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो खून नहीं बनेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी और कमजोरी होना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर, खून नहीं रहेगा तो शरीर में कमजोरी होगा ना, तो यही होता है लोहे की कमी। यहाँ पे बच्चों कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपको संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन, ये मैंने अभी आपको पूरे बुक में तो ये सब चीजें पढ़ाया है ना, ये सारी चीजें क्या है। कल आपका होमवर्क रहेगा कि आप इन सभी चीजों को कॉपी में लिख के लाएंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, बेरी बेरी किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, वसा किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, पोषक किसे कहते हैं, प्रोटीन किसे कहते हैं, रुक्षांश किसे कहते हैं, स्कर्वी किसे कहते हैं, मंड किसे कहते हैं और विटामिन किसे कहते हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको सब कुछ सही तरीके से समझ में आ गया है। तो आपको इन सारे पॉइंट्सों को कल अच्छे तरीके से लिख के लाना है। अब हम इस चैप्टर में दिए गए सारांश को भी पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का क्या फायदा था या फिर क्या मतलब बनता है। तो देखिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में हमारे आहारीय रेशे और जल भी शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि को करता है, विकास को करता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करता है, रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। यदि हमारे शरीर में लंबे समय तक, बहुत दिनों से अगर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो गई हो, जैसे हम लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो, लंबे समय से हम विटामिन नहीं खा रहे हो, लंबे समय से हम प्रोटीन नहीं खा रहे हो, तो हमारे शरीर में विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न होने लगते हैं, कई प्रकार की बीमारी जो है वो उत्पन्न होने लगती है। तो ये सारी चीजों थी वो यहाँ पे महत्वपूर्ण था। अब इस चैप्टर के अभ्यास की अगर बात करें तो इसके जितने भी प्रश्न है, प्रश्न 1 कह रहा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम लिखिए। तो आपको अभी मैंने बताया था मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, यहीं पे देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है। हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। ये सब हमारे
भोजन के प्रमुख पोषक घटक है और ये आहारी रेशे और जल को भी शामिल किया गया है। तो ये तो पहले का उत्तर हो गया। ऐसे करके आपको सभी प्रश्नों और उत्तरों को लिख के लाना है। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि डैश जो है वो विटामिन डी के अभाव में होता है। विटामिन डी के अभाव में कौन सा बीमारी होता है? डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको भी पढ़ाया है। विटामिन सी के अभाव में क्या हो जाता है? हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे प्रश्न उत्तर कल आपको करके लाने हैं घर से, ताकि आपका पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है। अब हम अगले क्लास में दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।